तो अपन आज के लेक्चर में कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्केलर या फिर डॉट प्रोडक्ट पे बेस्ड। जो लास्ट लेक्चर था आई होप आपने देखा हुआ हो। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है प्रूव प्रोजेक्शन रूल एंड कोसाइन रूल। प्रोजेक्शन रूल क्या होता है, कोसाइन रूल क्या होता है, ये सब अपन ने देखा हुआ है, आपको आता है। तो जो डॉट प्रोडक्ट है उससे कैसे अपन इसको प्रूव करेंगे ये अभी अपन देखते हैं। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट नोट जो कि अपन ने लास्ट लेक्चर में नहीं लिखा था। इंपॉर्टेंट नोट क्या है, एनी वेक्टर ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है, a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप कैन बी एक्सप्रेस्ड एज स्केलर डॉट प्रोडक्ट फॉर्म, है ना। तो कोई भी वेक्टर को अपन स्केलर डॉट प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं एज, अब देखो ऐसा लिखा a वेक्टर डॉट i कैप ब्रैकेट i कैप, a वेक्टर डॉट j कैप ब्रैकेट j कैप, a वेक्टर डॉट k कैप ब्रैकेट k कैप। तो कैसे हुआ ये मैं प्रूफ कर देता हूं। तो देखो a वेक्टर डॉट i कैप, इसका मतलब क्या हुआ, a वेक्टर की वैल्यू क्या है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, है ना, इनटू i कैप। अब अंडर मल्टीप्लाई करो i कैप को, तो a1 कितना हो जाएगा i कैप इंटू i कैप प्लस a2 j कैप इंटू j कैप डॉट i कैप प्लस a3 k कैप डॉट i कैप, ऐसा ही होगा। अब j कैप डॉट i कैप दोनों के बीच में एंगल पाई बाई 2 है, तो ये 0 हो गया। cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है ना, तो ये भी 0 हो गया और ये भी 0 होगा। अब यहाँ पे i कैप डॉट i कैप है, उनके बीच में एंगल कितना है 0, तो cos 0 का कितना होगा 1। अब ये जो i कैप j कैप k कैप तीनों यूनिट वेक्टर ही तो है, तो मॉडुलस तो 1 ही होगा, मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। i कैप डॉट i कैप ये ऐसा होगा 1 का मॉडुलस इंटू 1 का मॉडुलस इंटू cos 0। अब cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो सीधा ये कितना आया 1। तो ये जो ब्रैकेट है ना a वेक्टर डॉट i कैप, इसकी वैल्यू कितनी आई ओनली a1। अब मैंने देखो क्या लिखा हुआ है a1, अब ब्रैकेट सॉल्व किया कितना आया a1, तो ये a1 i कैप हो गया। सिमिलरली ये कितना होगा a2 j कैप, ये कितना होगा a3 k कैप। तो इंपॉर्टेंट नोट है, ऐसे आपको 4 ऑप्शन दे देगा कि कौन सा इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्केलर डॉट प्रोडक्ट फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है किसी भी वेक्टर के। तो ये आप समझ गए किस स्टेप से आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ। अभी आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है अपने पास, नेक्स्ट है अपने पास प्रूव प्रोजेक्शन रूल एंड कोसाइन रूल। तो पहले अपन प्रूफ करते हैं प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब देखो प्रोजेक्शन फॉर्मूला कोसाइन फॉर्मूला दोनों ही ट्रायंगल में होता है, तो एक ट्रायंगल अपन को बनाना पड़ेगा। तो ये अपना एक ट्रायंगल हो गया a b और c। a के सामने वाला ये a वेक्टर है, b के सामने वाला ये b वेक्टर है, c के सामने वाला ये c वेक्टर है। a वेक्टर और b वेक्टर के बीच में एंगल, तो ये c एंगल है, बट ये पूरा कितना हो जाएगा, क्योंकि a तो पूरा इधर जाएगा ना, तो a और b के बीच वाला एंगल तो इधर वाला होगा, कितना हो जाएगा पाई माइनस c, ठीक है। और ये a वेक्टर इधर जा रहा है, b वेक्टर इधर जा रहा है, तो ये रिजल्टेंट है c वेक्टर, है ना। एडिशन ऑफ ट्रायंगल वेक्टर लो जो है अपना, तो सीधा कितना हो जाएगा, देखो वेक्टर लो से एडिशन ऑफ ट्रायंगल से a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल्स टू रिजल्टेंट c वेक्टर, a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल्स टू c वेक्टर का रिजल्टेंट इक्वेशन नंबर 1 हो गई। तो प्रोजेक्शन फॉर्मूला 3 होते हैं, पता है अपन को, a इक्वल्स टू b cos c प्लस c cos b, b इक्वल्स टू b cos c प्लस c cos b, है ना। इस टाइप से 3 निकल के आते हैं, तो अपन एक प्रूफ कर देते हैं, बाकी के 2 आप खुद प्रूफ कर सकते हो। तो इक्वेशन नंबर 1 है, तो इक्वेशन नंबर 1 को मैंने मल्टीप्लाई किया या फिर डॉट a वेक्टर से मैंने डॉट प्रोडक्ट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 का, कर दीजिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा a वेक्टर डॉट a वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट a वेक्टर इक्वल्स टू c वेक्टर डॉट a वेक्टर। अब अगर आप यहाँ पे पूछोगे कि सर इसमें ऐसा कुछ होगा क्या कि मैं मतलब मैं a डॉट पहले नहीं लिख सकता था, जैसे मैं यहाँ पे b डॉट a लिखूं या a डॉट b लिखूं, बात एक ही है। तो इसमें आगे पीछे वाला कोई सेंस नहीं होता। जैसे मैट्रिसेस में था अपना a इनवर्स का पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करते थे ना अपन, तो या तो आगे की तरफ लिखते थे या फिर पीछे की तरफ लिखते थे, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आप कहीं पे भी लिख सकते हो ये। अब ये कितना हो जाएगा, a वेक्टर के मॉडुलस को मैंने a बोला, a वेक्टर के मॉडुलस को मैंने अगेन a बोला, a और a के बीच में एंगल देखो सेम वेक्टर है, जैसे ये और ये वेक्टर, तो इन दोनों के बीच में कुछ एंगल होगा ही नहीं ना, 0 डिग्री है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा cos 0 प्लस बी ए, है ना। b का मॉडुलस मैंने b बोला है, a का मॉडुलस मैंने a बोला है, a और b के बीच में एंगल अभी देखा पाई माइनस c, तो cos पाई माइनस c इक्वल्स टू c का मॉडुलस c है, a का मॉडुलस a है, a और c के बीच में एंगल यहाँ पे दिख रहा है अपन को कितना b, ये cos b हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये a स्क्वायर होगा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos पाई माइनस थीटा, माइनस का cos थीटा होता है, क्योंकि ये क्या है अपना
सेकंड क्वाड्रेंट से अप जा रहा है और ये अनचेंजेड लाइन है तो cos पाई माइनस थीटा माइनस का cos थीटा, तो माइनस ए बी cos c इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ए सी cos b। पूरे इक्वेशन में से a कैंसिल आउट हो रहा है तो a इक्वल्स टू कितना हो गया c cos b प्लस b cos c। ठीक है, तो ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला का एक रिजल्ट निकल के आ गया। सिमिलरली अगर आप b वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो दूसरा आ जाएगा, c वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो दूसरा आ जाएगा, नेक्स्ट आ जाएगा। तो नेक्स्ट होने कौन से वाले हैं मैं लिख देता हूं। जैसे प्रोजेक्शन फॉर्मूला देखो, आपको सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स के लिए भी याद रखना जरूरी है। b इक्वल्स टू क्या हो जाता है a cos, अब b के बाद बचा क्या a और b के बाद बचा क्या a और c, तो a और c में जाएगा अंदर, तो a cos c आएगा प्लस c cos a आएगा। a हो गया, b हो गया, क्या बचा c इक्वल्स टू, अब c के अलावा क्या है b और a, तो b और a में अंदर वाले फॉर्मूलाज रहेंगे, तो a अंदर cos b होगा प्लस b अंदर cos a होगा। बस ये सीधा सा रूल है। तो प्रोजेक्शन फॉर्मूला हो गया प्रूफ ट्रायंगल में डॉट प्रोडक्ट से। ये एप्लीकेशन है, अपने डॉट प्रोडक्ट की एप्लीकेशन है। कभी कभी क्या है बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं बट ये जो इंपॉर्टेंट है ना वो उसी पे फोकस करते हैं। कोसाइन रूल, अब कोसाइन रूल क्या होता है इस ट्रायंगल में, अगर a के सामने वाली साइड a है, b के सामने वाली साइड b है, c के सामने वाली साइड c है, तो a इक्वल्स टू a स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc, है ना। a b c की ऐसी तीन वैल्यूज निकलती है, a इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc। सिमिलरली b की वैल्यू निकलेगी, कितनी हो जाएगी a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac। तो ये होता है अपना कोसाइन रूल। अब उसको भी प्रूफ कर देते हैं। देखो उसके लिए क्या करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 है, अब इक्वेशन नंबर 1 का मैंने स्क्वायर कर दिया दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल्स टू c वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर, है ना। मैंने मोड लेके स्क्वायर किया है यहाँ पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये फॉर्मूला लास्ट लेक्चर में सीखा था, कितना हो जाएगा a वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस b वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस 2 a वेक्टर डॉट b वेक्टर इतना ही होगा और c वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर यहाँ पे ऐसा कैसा रहेगा। a वेक्टर के मॉडुलस के स्क्वायर को मैं a स्क्वायर बोल रहा हूँ, b वेक्टर के मॉडुलस के स्क्वायर को मैं b स्क्वायर बोल रहा हूँ, प्लस 2 a वेक्टर डॉट, अब देखो a डॉट b फॉर्मूला ओपन करोगे तो a वेक्टर का मॉडुलस b वेक्टर का मॉडुलस इनटू a और b के बीच में एंगल, a और b के बीच में एंगल ये कितना है पाई माइनस सी, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा cos पाई माइनस सी। सेम ट्रायंगल में प्रूफ कर रहे हैं अपन, ये सेम ट्रायंगल, इसके लिए भी डायग्राम क्या बनेगा सेम बनेगा। सी वेक्टर के मॉडुलस को मैंने सी बोल दिया, तो ये कितना हो गया अपने पास, और ये a और b नहीं था, cos a cos b cos c की वैल्यू थी, ये cos a था, है ना, गलती से मैंने गलती कर दी। तो देखो किसकी वैल्यू, अब यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया, इन सभी को उधर भेज दो, माइनस का 2 a वेक्टर का मॉडुलस को मैंने a बोल दिया, b वेक्टर का मॉडुलस मैंने b बोल दिया, तो cos c, है ना, पाई माइनस सी माइनस का cos c, ये दोनों उधर जाएंगे तो c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2ab का डिवाइड कर दो तो cos c इक्वल्स टू निकल के आएगा अपने पास a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2ab। ठीक है, तो ये अपना कोसाइन फॉर्मूला हो गया ना। यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी थी, ये भी कितना होगा cos b की वैल्यू होगी, cos b की वैल्यू मतलब b आया ना तो माइनस का b स्क्वायर होगा, यहाँ पे a आया तो माइनस का, और c वाला अपन ने निकाल दिया। तो जो रिमेनिंग दो फॉर्मूलाज है वो भी आप इसी टाइप से निकाल सकते हो, पर रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये समझ आया होगा आपको, देखो किस टाइप से प्रूफ हुए प्रोजेक्शन फॉर्मूला और अपना कोसाइन फॉर्मूला। अभी आगे चलते हैं। प्रूफ दैट इन ट्रायंगल ABC, क्या प्रूफ करना है अपन को, सिग्मा cos 2a की वैल्यू -3/2 से बड़ी होगी हमेशा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3/2, ये प्रूफ करना है। तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। देखो अब इसमें क्या होगा, अब पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा cos 2a cos 2b cos 2c आता कहाँ पे, मतलब 2a एंगल कहाँ पे होगा ट्रायंगल में। तो अगर मैंने ये एक सर्किल बना दिया है, उस सर्किल के अंदर मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया है, ठीक है, सर्किल के अंदर मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया है। तो देखो अपन को पता है किसी भी ट्रायंगल में मतलब कोई भी सर्किल हो गया, कोई भी सर्किल की ये कोई भी एक कोड है AB, तो ये इसका सेंटर है सर्किल का,
तो अगर ये यहाँ पे बनने वाला एंगल ए है ना, अगर ये ए होता है तो ये सेंटर पे बनने वाला एंगल अपने आप कितना हो जाता है, इसका डबल, ये कितना हो जाता है 2a। ये पता है, ये वाली थ्योरम 9-10 क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हैं अपन। ये कोड हुई, कोड अपनी पेरीमीटर पे कितना ए एंगल बना रहा है, तो अपने आप ये सेंटर पे कितना 2a एंगल उसका डबल बनाएगा। तो ये अपना ए, बी और सी है, ठीक है। ये सर्किल का सेंटर है, तो ये सेंटर की रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, ठीक है। तो देखो ये कोड ए बी यहाँ पे सी एंगल बना रही है, तो अपने आप सेंटर पे कितना बनाएगी 2c। समझ आया? ये वाली कोड यहाँ पे ए एंगल बना रही है, तो ये अपने आप कितना बनाएगी 2a। ये वाली कोड AC कोड यहाँ पे ये बी एंगल बना रही है, तो ये अपने आप सेंटर पे कितना बनाएगी 2b एंगल। तो पहले तो ये पता चलना चाहिए कि ट्रायंगल ABC में 2a 2b 2c आएगा कहां पे, तो ये आपको पता लग गया होगा, ये अपन को पता लग गया 2a 2b 2c कहां पे आएगा। अब देखो प्रूफ करना है, कितना आसान है अगर आप ये समझ गए तो। प्रूफ क्या करना था, इन ट्रायंगल प्रूफ दैट सिग्मा cos 2a की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3/2 होगी। मतलब cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2a 2b 2c इक्वल्स टू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3/2। ये प्रूफ करना था, इसको ऐसा लिखा हुआ था इसने, सिग्मा cos 2a इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3/2। या तो ये लिखा हुआ हो क्वेश्चन में या ये लिखा हुआ हो, दोनों एक ही बात होती है। लास्ट लेक्चर से अपन समझते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अब ये प्रूफ कैसे करेंगे, तो ये समझ आया आपको क्या हुआ। पहले तो 2a 2b 2c आप समझ गए कहां पे एंगल होंगे। अब a वेक्टर के सामने वाला, इसको मैंने a वेक्टर बोल दिया, ये कितना है अपने पास c वेक्टर, और ये कितना है अपने पास b वेक्टर। नो प्रॉब्लम। अपन को पता है a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर का मॉडुलस जो है ना, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा या नहीं होगा? होगा। जो मॉडुलस है ना वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये तो सिंपल सा चीज है, देखो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मॉडुलस है तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। इसी में तो मतलब ये भी लिख सकता हूं कि मोड a b हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ही होगा। तो यहाँ पे तो 3 का सम है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब ये तो जनरल रिजल्ट है। अब ये क्या है, ये याद करने जैसा क्वेश्चन है, आपको ये पता होगा ना, ये अप्लाई करोगे तो ही वो सॉल्व होगा। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसको ओपन करो तो कितना हो जाएगा, ये a वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर, b वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर, c वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर, ऐसा आएगा। तो a वेक्टर के मॉडुलस को मैं क्या लिख रहा हूं, a स्क्वायर, b वेक्टर के मॉडुलस को b स्क्वायर, c वेक्टर के मॉडुलस के स्क्वायर को c स्क्वायर, है ना। मैं ऐसा नहीं लिख रहा हूं मोड a वेक्टर का स्क्वायर, इसको मैंने इसमें रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। ऐसे मैंने यहां पे किया, ऐसे मैंने यहां पे किया है। प्लस 2 a वेक्टर डॉट b वेक्टर प्लस b वेक्टर डॉट 2, b के बाद c ले लो, प्लस 2 c वेक्टर डॉट a वेक्टर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये कितना होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 ab, a और b के बीच का एंगल। अभी देखो यहाँ पे ये जो वेक्टर्स होंगे ना अपने a और b के बीच का जो एंगल होगा, पर देखो यहाँ तो अपन उलझ गए। अगर अपन a वेक्टर के सामने वाला a वेक्टर और b वेक्टर के बीच का एंगल लेंगे तो b आएगा, तो ऐसे तो 2a नहीं आएगा, अपन को तो 2a 2b 2c में रिजल्ट चाहिए। तो अपन ने कुछ मिस्टेक कर दी। देखो यहाँ पे मिस्टेक क्या हुई है, देखो ये मैंने a वेक्टर यहाँ से हटाया, b वेक्टर भी यहाँ से हटाया, और जो सेंटर है ना, सेंटर मैंने क्या ले लिया, ओरिजिन ले लिया। सेंटर की वैल्यू मैंने क्या ले ली, यहाँ पे ओरिजिन ले ली। मतलब ये वाला जो पॉइंट है ना 0,0,0 है, ये o है। तो o से इधर जाने वाला ये मैंने b वेक्टर लिया है, और ये मैंने कितना लिया है, ये मैंने यहाँ पे a वेक्टर लिया है, और ये मैंने यहाँ पे कितना लिया है आपके पास c वेक्टर लिया है, ठीक है। मतलब a का पोजीशन वेक्टर a वेक्टर है, b का पोजीशन वेक्टर b वेक्टर है, c का पोजीशन वेक्टर c वेक्टर है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो a और b के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, अभी देखो दिख रहा है ना 2c, b और c के बीच का एंगल 2a, a और c के बीच का एंगल 2b हो जाएगा। तो बस अभी सीधा सीधा यूज करना, पहले वाले में तो नहीं हो रहा था, बाकी यहाँ से जरूर आ जाएगा अपने पास। तो ये कितना हो गया, 2ab cos ab, तो 2c, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 2c, तो ab cos 2c प्लस 2bc cos कितना आएगा, b और c के साथ 2a प्लस 2ca cos कितना आएगा 2b इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0।
ओके, अभी यहां पे देखो, ये भी, अब अगर ये ओरिजिन है 0 और ये इसकी रेडियस है, ये भी तो रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है ना, तो यहाँ पे जो a वेक्टर का मॉडुलस इक्वल्स टू b वेक्टर का मॉडुलस इक्वल्स टू c वेक्टर का मॉडुलस सभी सेम होंगे, किसके इक्वल होंगे, रेडियस ऑफ द सर्किल। तो ये सब क्या होंगे, सेम होंगे यहाँ पे, मतलब ये सब क्या है, ये 1 है, ये जो भी a b c की वैल्यू है ना, ये सब क्या है, यहाँ पे 1 है। तो ये कितना हुआ, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 cos 2b प्लस 2 cos 2a प्लस 2 cos 2c यहाँ पे आएगा 2b इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो दिख गया आता हुआ, cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c की वैल्यू कितनी होगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये 1 प्लस 1 प्लस 1 3, उधर जाके कितना हो जाएगा, -3, 2 कॉमन आके डिवाइड हुआ है तो अपॉन 2 हो गया प्रूफ। तो अगर प्रूफ करने के लिए आ जाए तो इस टाइप से प्रूफ करना है, बाकी आपको समझ आया। देखो ध्यान रखना, अगर प्रूफ के लिए आ गया 2a में, तो 2a की आप ये वाला एंगल लोगे तो ज़्यादा बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा और आसानी से अपना आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया है। अब इसके बाद चलते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन पे। देखो इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेट x एंड y बिलोंग्स टू R सच दैट, एक अपन को एक इक्वेशन दे दी इसने, क्या है इक्वेशन में, इक्वेशन में दिया हुआ है इसने इक्वेशन में दिया हुआ है x, y बिलोंग्स टू R है। क्या इक्वेशन है, 2 sin x sin y प्लस 3 cos y प्लस 6 sin y cos x की वैल्यू है 7। तो अपन से क्या पूछ लिया, बताओ tan स्क्वायर x प्लस 2 tan स्क्वायर y की वैल्यू क्या होगी। तो बढ़िया क्वेश्चन है, पहले से सॉल्व किया हुआ होगा तो ही आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन, अदरवाइज दिक्कत होती है इस कैटेगरी के क्वेश्चंस में। तो देखो ये क्वेश्चन दी हुई है ना, तो इसको सॉल्व करने के लिए अपन को करना क्या है, मैंने a वेक्टर एक अलग वेक्टर सपोज की, कितना 2 3 कांस्टेंट ले लिए, 2 3 और 6, 2ik प्लस 3 jk प्लस 6kk, और मैंने एक और वेक्टर सपोज किया b वेक्टर। अब मैं x और y वाला ले लेता हूं, तो b वेक्टर कितना हो गया, साइन x साइन y प्लस cos y प्लस साइन y cos x। तो ये a वेक्टर हुआ, ये b वेक्टर हुआ, ये मैंने क्या किया है, लेट, ये मैंने सपोज किया है यहाँ पे, है ना। अभी यहाँ पे देखो ये a वेक्टर डॉट b वेक्टर, अगर मैं यहाँ पे a वेक्टर डॉट b वेक्टर करता हूं ना, तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर करते ही कितना आता है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर करते ही मेरे पास आता है, यहाँ पे आई कैप लेना पड़ेगा, यहाँ पे जे कैप लेना पड़ेगा और यहाँ पे के कैप लेना पड़ेगा, है ना। वेक्टर सपोज कर रहे हो ना, तो आई जे कैप तो लगाना ही पड़ेगा, ऊपर तो लगा दिया था, यहाँ पे भूल गए थे, मैंने बराबर कर दिया। अभी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू सपोज करो आप कितनी निकलेगी, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये दोनों है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर तो आई के साथ आएगा, मतलब a1 b1 a2 b2 a3 b3, जो लास्ट लेक्चर में फॉर्मूला लिखा था। तो कितना हो गया 2 इंटू साइन एक्स साइन वाई, क्योंकि यही तो कांस्टेंट है ना, a1 यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे कितना है साइन एक्स साइन वाई, प्लस यहाँ पे कितना आएगा 3 cos y, फिर कितना हो जाएगा 6 sin y cos x। ठीक है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर ये आया। अब इसी की वैल्यू तो कितनी दी हुई है, 7 दी हुई है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन नंबर 1 सपोज करो, देखो अपनी, तो इसकी वैल्यू तो 7 दी हुई है, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर की वैल्यू कितनी है 7। इनडायरेक्टली आप ऐसा बोल सकते हो ना कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे 7 आ रही है। अब a वेक्टर के मॉडुलस और b वेक्टर के मॉडुलस दोनों का मतलब a वेक्टर डॉट b वेक्टर की वैल्यू 7 आ गई, ये तो अपन को पता चल गया है। आप सब देखो a वेक्टर का मॉडुलस कितना हो रहा है, a वेक्टर का मॉडुलस, तो a वेक्टर का मॉडुलस होगा यहाँ पे रूट ओवर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36, ठीक है, तो 40 रूट ओवर 49, तो ये कितना हो गया 7। नाउ मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर देखो कितना हो रहा है, तो बी वेक्टर का मॉडुलस ये कांस्टेंट है, सभी का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो रूट ओवर साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई प्लस
साइन स्क्वायर वाई कॉस स्क्वायर एक्स, यही होगा इसका मॉडुलस, है ना। मैंने बस कोफिशिएंट का स्क्वायर किया है। तो देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से साइन स्क्वायर वाई कॉमन आ रहा है। जैसे ये कॉमन आएगा तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा 1, मतलब कितना बचा, ओनली साइन स्क्वायर वाई बचा, प्लस ये कॉस स्क्वायर वाई तो पहले से चुपचाप बैठा हुआ था, तो प्लस कॉस स्क्वायर वाई। अब ये भी कितना होता है, ये भी 1 होता है। मतलब बी वेक्टर के मॉडुलस की वैल्यू कितनी आई 1, मतलब यहाँ पे ए वेक्टर का मॉडुलस इनटू बी वेक्टर के मॉडुलस की वैल्यू भी कितनी होगी 7, यही तो हो रहा है, दोनों की वैल्यू भी 7 आई। अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी 7 आ रहा है, समझे इसका मतलब क्या है, मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू किसके इक्वल है, ए वेक्टर के मॉडुलस इनटू बी वेक्टर के मॉडुलस के इक्वल है। कि सर ये इसमें क्या दिक्कत है, तो इसमें ये तो हमेशा होता है, हमेशा क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस कॉस थीटा आता है यहाँ पे, बट यहाँ पे कितना होगा, कॉस 0 होगा। मतलब पहले अपन को ये लिखना है, ये आ गया, मतलब इसका क्या है, मतलब इसका मतलब है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर का मॉडुलस बी वेक्टर का मॉडुलस कॉस 0, मतलब एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू 0। अगर 0 है मतलब ए वेक्टर पैरेलल टू, अब दोनों की वैल्यू अलग अलग है देखो, तो मैं पैरेलल ही बोलूंगा ना, मैं ऐसा तो बोलूंगा नहीं एक के ऊपर एक बैठा हुआ है। अभी तक अपन ने 0 कहां पे निकाला था, वेक्टर्स में, सेम वेक्टर्स में, तो सेम वेक्टर के बीच में एंगल तो क्या होगा, हमेशा 0 होगा। बट पैरेलल वेक्टर्स के बीच में भी तो एंगल हमेशा 0 होगा ना, ये दो पैरेलल वेक्टर है तो इनके बीच का एंगल हमेशा ही 0 होगा। ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, समझ आया? हाँ सर ये समझ आ गया। अगर ये समझ आ गया ना तो यहां से एक रिजल्ट याद रखना कि सर कौन सा रिजल्ट है वो रिजल्ट ये है कि अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर का मॉडुलस इनटू बी वेक्टर का मॉडुलस हो रहा है, इसका मतलब सीधा ही आप क्या समझ जाना, ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर। ठीक है, मतलब ये बार बार ये सोचने की जरूरत नहीं, 0 बना फिर ये आया ऐसा नहीं। अगर ऐसा कहीं पे हो गया रिजल्ट बना के याद रखना, इसका मतलब क्या है, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, मतलब दोनों पैरेलल है। मतलब क्या है, ए वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा बी वेक्टर। अब ए वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा बी वेक्टर है ना, मतलब कोफिशिएंट कंपेयर कर लो तो ए वेक्टर के कोफिशिएंट अपॉन बी वेक्टर के कोफिशिएंट कितना है, मतलब मैं आई कैप का कोफिशिएंट कंपेयर कर रहा हूं, साइन एक्स साइन वाई इक्वल्स टू 3 अपॉन जे कैप के कोफिशिएंट कॉस वाई इक्वल्स टू के कैप के कोफिशिएंट कितना है 6, इधर कितना है साइन वाई कॉस एक्स। ओके, कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सभी की वैल्यू किसकी इक्वल हो रही है, लैम्डा की। तो पहले अपन इन दोनों को डिवाइड करो, तो देखो इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे ना अपन, इन दोनों को डिवाइड करते हैं कितना आएगा, इन दोनों को डिवाइड करते हैं आ जाएगा 2/6 इक्वल्स टू साइन एक्स साइन वाई अपॉन, मतलब इक्वल कर रहा हूं मैं, डिवाइड नहीं कर रहा, दोनों को बराबर कर रहा हूं। तो ये मैंने साइन इधर मल्टीप्लाई किया, 6 को मैंने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2/6 हो जाएगा इक्वल्स टू साइन एक्स साइन वाई अपॉन साइन वाई कॉस एक्स, साइन वाई कॉस एक्स। साइन वाई से साइन वाई गया, साइन अपॉन कॉस कितना हो गया 10, तो जो tan x था उसकी वैल्यू कितनी हो गई 1/3। सिमिलरली पहले और दूसरे को भी बराबर कर दो। अब पहले और दूसरे को भी आप बराबर करोगे तो पहले और दूसरे को बराबर करने से क्या हुआ, 2/3 इक्वल्स टू साइन एक्स साइन वाई साइन एक्स साइन वाई अपॉन कॉस वाई हुआ, यही होगा क्या, 2 इधर आएगा 3 इधर आएगा, तो 2/3 इक्वल्स टू साइन एक्स साइन वाई अपॉन कॉस वाई, तो साइन वाई अपॉन कॉस वाई कितना हो गया 10y। ठीक है, तो 2/3 इक्वल्स टू कितना निकल के आया अपने पास, साइन एक्स 10y। ठीक है, बट अपन को वैल्यू किसकी चाहिए, अपन को वैल्यू चाहिए 10y की और 10x की, तो 10x की तो आ गई, बट 10y की sin x के साथ आ रही है। तो अगर 10x की वैल्यू 1/3 है, तो देखो अगर 10x की वैल्यू यहाँ पे 1/3 है,
इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि tan x में एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ये वाला एंगल x है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है और बेस की वैल्यू 3 है, तभी तो tan x = 1/3 होगा। मतलब इसका हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 9 + 1 का स्क्वायर 1, मतलब रूट के अंदर 10। तो अगर तीनों आ गए तो यहाँ से मैं क्या sin x की वैल्यू निकाल सकता हूँ। sin x कितना हो जाएगा, sin x हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कितना हो जाएगा 1/√10। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? sin y cos x, sin y cos x, sin y cos x ही मैंने लिखा हुआ है, फर्स्ट और सेकंड को अपन ने बराबर किया, sin x sin y, sin x sin y, हाँ ठीक है। तो sin x की वैल्यू कितनी होगी 1/√10, तो 2/3 = 1/√10 इंटू tan y। तो यहां से जो tan y है वो कितना निकला, वो निकला 2/3 इंटू √10। दोनों की वैल्यू आ गई। अब क्या पूछा था, दोनों को स्क्वायर का सम, तो ये रहा tan स्क्वायर x का मतलब कितना है 1/3 का स्क्वायर, तो 1/3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा 2√10/3 का स्क्वायर। बस इसकी वैल्यू बता दो, आंसर आ जाएगा। ये कितना हो गया 1/9 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 10/9। कि सर इसको सॉल्व कर दो, चलो कर देते हैं, सिंपल सी कैलकुलेशन है। 1 + 40 इंटू 2 80/9, तो 90 81/9, तो ये तो 9 हो गया है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आई 9। तो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का कितना निकल के आया अपने पास 9। तो ये भी आपको समझ आया होगा, अच्छा क्वेश्चन था। देखो ये मैं ये नहीं बोलूंगा, आपने एक बार सॉल्व किया हुआ हो ना, आपको पता होना चाहिए कि ए वेक्टर में ये सपोज करूंगा, बी वेक्टर में ये सपोज करूंगा, पहले से दिमाग काम करना चाहिए कि हाँ दोनों का मॉडुलस इसके इक्वल हो रहा है, तभी ये जाके सॉल्व होगा। तो बढ़िया क्वेश्चन था। अब आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये देखो, ये स्ट्रेट लाइन पे बेस्ड क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, है ना। क्वेश्चन क्या है, अ लाइन पासेस थ्रू ए, एक ए वेक्टर है जहां से लाइन पास करती है, एंड पैरेलल टू बी वेक्टर, ये 1 - 2 2 से बी के पैरेलल है। तो सपोज करो ये जो लाइन है ना, तो ये एक लाइन है जिसकी इक्वेशन क्या है एल एक लाइन है अपने पास। इसमें एक पॉइंट है ए के कोऑर्डिनेट्स क्या दिए अपन को 1 - 2 और -1, है ना, डायरेक्शन दी हुई है। मतलब ए वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी i कैप -2j कैप माइनस का k कैप, एंड पैरेलल टू बी वेक्टर। तो ये सपोज करो ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये अपने पास बी वेक्टर की वैल्यू कितनी हो गई, मैं i कैप j कैप में लिख देता हूँ, i कैप -2 j कैप प्लस का k कैप 2k कैप 2k कैप। तो ये हो गया बी वेक्टर, ये ए वेक्टर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द लाइन, अ लाइन पासेस थ्रू। तो एक लाइन जो है A से पास करती है और इसके पैरेलल है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P, एक कोई भी पॉइंट P है उसकी डिस्टेंस बताओ इस लाइन से। तो देखो यहाँ पे जब भी डिस्टेंस की बात होगी ना, तो आप समझ जाना परपेंडिकुलर डिस्टेंस की ही बात हो रही है, ऐसे नॉर्मल डिस्टेंस की बात नहीं होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की ही बात होगी। क्योंकि अगर नॉर्मल डिस्टेंस होगा ना तो निकालना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर कहीं पे लिखा हुआ नहीं हो ना परपेंडिकुलर, तो भी परपेंडिकुलर समझ लेना, ठीक है, इस पॉइंट पे ध्यान देना। तो ये पॉइंट P यहाँ पे है, इसकी वैल्यू कितनी है 5 0 एंड -4। तो ये इस पॉइंट से यहां तक की अपन को डिस्टेंस बतानी है। समझ आया क्या हुआ? पर जैसा मैंने बोला अपने आप समझ लेना कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बतानी है। अगर नहीं समझोगे तो सपोज करो P यहाँ पे हुआ, तो यहां से लेके यहां तक कि ये वाला पॉइंट दिया हुआ है, बट ये वाला पॉइंट निकालना तो फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के अपन को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही होती है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही पूछी गई हो। अब अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, एक ए वेक्टर से पास होती है और इसके पैरेलल है, तो एल लाइन की इक्वेशन हो जाएगी आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर। ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है 1 - 2 और 1, है ना। अपन डायरेक्शन में लिखते हैं इसको, प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर। बी वेक्टर की वैल्यू कितनी है 1 - 2 और 2। मैं क्या यूज कर रहा हूं, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर, ये यूज कर रहे हैं अपन। ए वेक्टर और बी वेक्टर की मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब सपोज करो ये लाइन की इक्वेशन आ गई। अब लाइन पे एक जनरल पॉइंट है, सपोज करो ये पॉइंट कोई भी हो गया, मैंने यहाँ पे सपोज किया इसको P तो पहले से है।
इसको Q सपोज कर लो, तो इस लाइन पे एक जनरल पॉइंट कितना हो जाएगा, जनरल पॉइंट हो जाएगा अपने पास Q। उसकी वैल्यू कितनी होगी, जनरल पॉइंट निकालना आता है स्ट्रेट लाइन पे 1 प्लस लैम्डा -2 माइनस का 2 लैम्डा -2 माइनस 2 लैम्डा 1 प्लस 2 लैम्डा 1 प्लस 2 लैम्डा। कोई दिक्कत नहीं है, समझ आया होगा अभी तक। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, देखो मिस्टेक हो गई ना, 1 - 2 था, 1 - 2 -1 था, बट मैंने 1 - 1 यहाँ पे लिखा है, बट यहाँ पे -1 मैंने नहीं लिखा, तो ये मिस्टेक हो जाती है अभी और फाइनल आंसर में भी इफेक्ट करता। ये है 1 - 2 2, 1 - 2 2, ये ठीक है। तो यहाँ पे जो है दिक्कत कहाँ पे है, -1, तो यहाँ पे ये -1 होगा बस, ठीक है, -1 प्लस 2 लैम्डा। ओके, तो जनरल पॉइंट Q की वैल्यू आ गई है। अब अपन को पता है ना यहाँ पे जो या तो ये जो है अपने पास, ये जो B वेक्टर है ना, डायग्राम देखो अभी, ये जो B वेक्टर है, तो B वेक्टर और ये दोनों अगर पैरेलल है तो यहाँ पे जो अपने पास OP वेक्टर है वो परपेंडिकुलर है B वेक्टर के। अगर OP वेक्टर परपेंडिकुलर है B वेक्टर के, इसका मतलब क्या हुआ, OP वेक्टर डॉट B वेक्टर इक्वल टू 0, यहीं से लैम्डा की वैल्यू निकलेगी। बट OP वेक्टर, तो OP वेक्टर कहां से, QP वेक्टर है ना, ये वाली लाइन और ये इसके परपेंडिकुलर है इस वाली लाइन के। ऐसा मैं सोच सकता हूं ना, इस वाले पॉइंट के परपेंडिकुलर है इस वेक्टर के परपेंडिकुलर, क्योंकि ये दोनों तो पैरेलल है, तो ये वाली लाइन अगर इसके परपेंडिकुलर है तो ऑटोमेटिकली इसके भी परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ पे OQ या OQ नहीं, QP वेक्टर अपन को पहले निकालना पड़ेगा। PQ वेक्टर निकालो या फिर QP वेक्टर निकालो, बात एक ही है। तो मैंने QP वेक्टर, अब QP वेक्टर की वैल्यू कितनी होगी, QP वेक्टर की वैल्यू होगी P वेक्टर माइनस Q वेक्टर, ऐसे तो निकालोगे, P वेक्टर माइनस Q वेक्टर ऐसे निकालेंगे, डॉट B वेक्टर इक्वल टू 0। तो देखो P के कोऑर्डिनेट्स हैं अपने पास, ये रहा, और Q के जनरल कोऑर्डिनेट्स ये अपन ने सपोज किए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो बस सब्ट्रैक्ट करेंगे अभी, यहाँ पे तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं P माइनस Q, तो 5 माइनस दिस है ना, तो कितना होगा, अपन यहाँ पे लिख देते हैं छोटा छोटा, 5 माइनस 1 माइनस लैम्डा, तो 4 माइनस का लैम्डा, तो ये कितना हुआ 4 माइनस का लैम्डा पहला। दूसरा 0 माइनस, तो साइन चेंज हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 लैम्डा। तीसरा माइनस का 4 माइनस, इसमें माइनस लगेगा तो प्लस का 1 हो गया, माइनस का 2 लैम्डा हो गया, मतलब कितना हो गया माइनस का 3 माइनस का 2 लैम्डा, तो -3 माइनस 2 लैम्डा। तो ये आ गए अपने पास किसके, QP के कोऑर्डिनेट्स, डॉट B के कोऑर्डिनेट्स पहले से पता है, B वेक्टर के कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, 1 - 2 2, 1 - 2 2 इक्वल्स टू 0। अब आई कैप जे कैप के कैप लगा के लिखना था तो वैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो क्या था, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 की वैल्यू 0, तो अप्लाई कर दो, तो 1 इंटू दिस, तो 1 इंटू 4 माइनस लैम्डा माइनस 2 इंटू 2 प्लस 2 लैम्डा और प्लस 2 इंटू -3 प्लस 2 लैम्डा, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी अपने पास इक्वल्स टू 0। तो देखो कितना होगा, ये हो जाएगा 4 माइनस का लैम्डा माइनस का 4 माइनस का 2 2 जा 4 लैम्डा, 4 लैम्डा, देन यहाँ पे होगा माइनस का 6 प्लस 4 लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो ये +4 से -4 तो कैंसिल आउट हो गए। उसके बाद यहाँ पे अपने पास और क्या होगा, यहाँ पे -3 माइनस का 2 लैम्डा है ना, ये मैंने मिस्टेक कर दी, यहाँ पे -3 माइनस का 2 लैम्डा है, मतलब ये नेगेटिव, तो ये भी माइनस वाला होगा। तो ये कितना हुआ, माइनस का 9 लैम्डा -6 इक्वल्स टू 0, लैम्डा इक्वल्स टू माइनस का 6/9, मतलब माइनस का 2/3 किसकी वैल्यू हो गई, लैम्डा की वैल्यू हो गई। अब देखो ये लैम्डा की वैल्यू हो गई ना, तो अब क्वेश्चन काफी आसान हो गया। तो अभी जनरल पॉइंट अपने पास आ गया है। देखो जनरल पॉइंट क्या होगा, जनरल पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी, Q ये रहा। अब Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q की वैल्यू निकालो, Q की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस लैम्डा, मतलब 1 माइनस 2/3 -2 -2 इंटू 2/3 है ना, तो ये प्लस हो गया,
लैम्डा की वैल्यू 2/3 पुट कर रहा हूं मैं, और कुछ नहीं कर रहा हूं, कॉमा -1 प्लस 2 इंटू 2/3, -2/3 वैल्यू है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो ये कितना हुआ, ये होगा यहाँ पे 1/3, कॉमा यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, ये हो गया आपके पास -6 प्लस 4/3, कॉमा ये कितना हो जाएगा आपके पास -3 -4/3। तो जो Q है ना, Q के कोऑर्डिनेट्स आए 1/3, कॉमा यहाँ पे हो जाएगा -2/3 और ये हो जाएगा -7/3। तो ये Q के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब अगर Q आ गया तो सर अभी एक और क्वेश्चन बाकी है। क्वेश्चन में देखो एक लाइन और लिखी हुई है, और क्या पूछा है उसने क्वेश्चन में उसने पूछा है ऑल्सो फाइंड रिफ्लेक्शन ऑफ P विद रेस्पेक्ट टू लाइन। तो ये अपनी लाइन है, ये P है, तो P का रिफ्लेक्शन विद रेस्पेक्ट टू लाइन कहां पे होगा, यहां कहीं पे होगा P डैश। अब रिफ्लेक्शन अपन ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अच्छे से पढ़ा हुआ है, देखो तो ये दोनों क्या होते हैं, जो रिफ्लेक्शन होता है ना सेम डिस्टेंस पे जाता है, मतलब ये दोनों डिस्टेंस सेम है, मतलब जो Q है ना वो P और P डैश का क्या है, मिड पॉइंट है, तो अपॉन 2 हो जाएगा। समझ आया क्या हुआ, तो P प्लस P डैश अपॉन 2 है ना, Q जो है ना P और P डैश का ये है रिफ्लेक्शन वाला पॉइंट, ये अपने पास रिफ्लेक्शन। ओके, अपन को क्या निकालना है, P डैश, रिफ्लेक्शन की भी वैल्यू बताओ। तो अभी रिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, और अभी तो पहले तो डिस्टेंस पूछा था ना, तो देखो डिस्टेंस अब निकाल लेना आप। मैंने पूरा अभी Q मिल गया है आपको, P मिल गया है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के डिस्टेंस भी निकालनी पड़ेगी कि जो डिस्टेंस है ना वो कितनी होगी, √ पहला वाला पॉइंट क्या है 5 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस तो 2/3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 4 प्लस 7/3 का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस ये होगी। उसने क्या पूछा था, डिस्टेंस बताओ, तो डिस्टेंस के लिए Q निकाल लिया, P निकाल लिया, दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला अपन को अप्लाई करना पड़ेगा। दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे आंसर आ जाएगा, है ना। आप खुद कर लेना इसको सॉल्व, मैं छोड़ रहा हूं। अब यहां से P डैश की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो देखो P डैश इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2Q माइनस P। अब 2Q माइनस P मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो P डैश की वैल्यू कितनी होगी 2Q मतलब 2/3, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 2/3 माइनस P कितना है 5, तो -5। आई कैप वाला कोऑर्डिनेट आया है ये। जे कैप के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 4/3 हो जाएगा, माइनस P मतलब माइनस का 0। के कैप वाला इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 14 हो जाएगा, तो माइनस का 14/3 माइनस P विच इज माइनस का 4, तो यहाँ पे प्लस का 4 हो जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो यू विल गेट द फाइनल वैल्यू ऑफ P डैश, मतलब रिफ्लेक्शन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो मिल जाएगा आपको। P डैश की वैल्यू कितनी हुई, देखो कितना हुआ 15 माइनस, तो माइनस का 13/3, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 4/3, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो गया 4 3 12 माइनस का 14, तो माइनस का 2/3। तो ये अपने पास रिफ्लेक्शन के कोऑर्डिनेट्स होंगे। डिस्टेंस भी आ गई, उसको सिंप्लीफाई करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस, और यहां से अपन के पास किसकी वैल्यू आ गई है, जो रिफ्लेक्शन है उसके कोऑर्डिनेट्स भी आ गए हैं। तो ये क्वेश्चन भी अच्छी कैटेगरी का था, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, जनरली इसी कैटेगरी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो स्ट्रेट लाइन वाले क्वेश्चन आते हैं वेक्टर की फॉर्म में। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आज आपने कुछ नया सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।